नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार से शुरू हो गया है और सत्र के दौरान सदन से लेकर सड़क तक हंगामा देखने को मिला। वहीं विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला। उत्तराखंड विधानसभा सत्र शुरू होते ही सबसे पहले सदन ने दिवंगत पूर्व विधायक केदार सिंह फोनिया को श्रद्धांजलि दी। वहीं विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर जसपुर विधायक आदेश चौहान ने सदन में आप बीती सुनाई। उन्होंने कहा कि उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने कार्रवाई न होने पर विधानसभा के बाहर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। वहीं लंच के बाद विधानसभा में 5,444 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया। साथ ही सरकार की तरफ से 30% महिला आरक्षण बिल सदन के पटल पर रखा गया। तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र से प्रतिबद्ध थी कि हम लोग महिला आरक्षण के विषय में इस सत्र में लाएंगे और वो आज हमने प्रस्तापित किया है। मैं इसके लिए अपनी सरकार का भी विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें सभी का सहयोग मिलेगा ताकि हम अपने जो महिलाएं हैं उनको उसका जो लाभ है उसको हम दे सकें। देखिए, हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी कि हम लोग महिला आरक्षण के विषय में इस सत्र में लाएंगे और वो आज हमने प्रस्तापित किया है। मैं इसके लिए अपनी सरकार का भी विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें सभी का सहयोग मिलेगा ताकि हम अपने जो महिलाएं हैं उनको उसका जो लाभ है उसको हम दे सकें। तो महिला आरक्षण बिल पर भी मुहर लग चुकी है। विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरा। बकायदा विपक्ष ने इसको लेकर के तैयारी भी की थी। विधानसभा में 9 विधेयक भी पास हुए हैं और इन विधेयकों के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। पहला दिन कैसा निकला है सत्र का, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। विपक्ष की ओर से पूरी तरह से कोशिश की मौजूदा सरकार को घेरा जाए, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया जाए। महिला आरक्षण बिल पर भी मुहर लग चुकी है। तो विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरा है। सुदीप जैन विशेष संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, विधानसभा सत्र का पहला ये दिन और कैसा ये दिन रहा, और इसके अलावा जो 9 विधेयक पास हुए हैं इसके बारे में भी बताएं। सुदीप, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी, कृपया अपना प्रश्न दोहराएं। सुदीप, आज विधानसभा सत्र का पहला दिन कैसा रहा और दूसरा जो 9 विधेयक पास हुए हैं उसके बारे में बताएं। देखिए, आज सदन की यदि मैं बात करूं तो सदन की शुरुआत से ही सरकार कहीं ना कहीं विपक्ष पर हावी दिखी। हावी रणनीतिक तौर पर इसे कह सकते हैं, क्योंकि सदन शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विपक्ष से भी मिले और विपक्ष के विधायकों के साथ चर्चा भी की। इसके बाद सत्र शुरू हुआ। सवाल जवाब के बाद भोजनावकाश हुआ और भोजनावकाश के बाद नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा। हंगामे को देखते हुए 15 मिनट के करीब सदन स्थगित हुआ और फिर 4 बजे राज्य सरकार ने बजट, जो अनुपूरक बजट जिसे हम सप्लीमेंट्री बजट भी कह सकते हैं, उसको सदन पर रखा गया। 5,444 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश हुआ है और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल व मुख्यमंत्री ने इसे टेबल किया है। दोनों ही लोग साथ ही सदन में प्रवेश किए थे। ठीक है सुदीप, आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और विधानसभा सत्र में उठा बदहाल कानून व्यवस्था का मुद्दा। नियम 58 के तहत बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चा की गई। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। जांच के दौरान सभी साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई। ये प्रीतम की ओर से कहा गया। अंकिता हत्याकांड में वो कौन वीवीआईपी था, सरकार नाम उजागर करे। अंकिता हत्याकांड की सरकार सीबीआई जांच करवाए। 2022 में कई बड़ी घटनाएं प्रदेश में घटी हैं। उधम सिंह नगर अपराधियों की शरण स्थली बन गया है और इसी को लेकर के विपक्ष ने मौजूदा सरकार को घेरा। सुदीप हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, विपक्ष वहीं पर चोट करता है जहां पर सरकार का सबसे कमजोर बिंदु होता है, तो क्या मौजूदा कानून व्यवस्था इतनी कमजोर है कि विपक्ष को चोट करनी पड़ी? देखिए, सत्र है और विपक्ष को भी पता है कि सरकार को घेरने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। यही वजह थी कि पहले से जो विपक्ष ने कहा था कि वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर
सरकार को घेरेगा। ठीक वैसा ही हुआ भी है। सदन में हंगामे को देखते हुए करीब 15 मिनट कार्रवाई स्थगित की गई और इसके बाद 4 बजे सदन में बजट को टेबल किया गया है। विपक्ष में प्रीतम सिंह ने ये भी इल्जाम लगाया है कि सत्र में जो कार्य मंत्रणा के अनुरूप जो नियम तय किए गए थे, जो विषय तय किए गए थे, वो चर्चा में, वो कामकाज में नहीं लाए जा रहे हैं। आपने जिन 9 विधेयकों का विषय की बात की कि आखिर 9 विधेयक कौन है, उसमें पहला बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय संशोधन की एक व्यवस्था है, उसको लाया गया है। उत्तराखंड दुकान व स्थापना रोजगार विनियम सेवा कर को दोबारा लाया गया है। पेट्रोलियम विश्वविद्यालय जो यूपीएसएक है, उसका विधेयक भी सदन में आया है। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक को भी सदन में लाया गया है। ये महत्वपूर्ण है। जो धर्मनिरपेक्षता की बात होती है और राज्य सरकार जो लगातार एक विषय पर बोल रही है कि उत्तराखंड में राज्य सरकार भू कानून के साथ ही कॉमन सिविल कोड लाना चाहती है, उसी की दिशा में ये भी एक पहल है। इस प्रकार से 9 अलग अलग जो बिल पेश हुए हैं, उसमें दूसरा महत्वपूर्ण बिल राज्य सरकार राज्य की मूल निवासी महिलाओं को राज्य की लोक सेवा आयोग में नौकरियों के लिए 30% आरक्षण का विधेयक भी सदन में आ गया है। यानी आधी आबादी की बात को सरकार ने सदन में प्रमुखता से रख दिया है विधेयक के रूप में। अब यह जल्द ही कानून की शक्ल लेगा। अब बजट रखा जा चुका है और बजट के साथ ही अब कल का दिन चूंकि अभी कार्रवाई सदन की जा रही है, हालांकि मंत्री सदन से जा चुके हैं क्योंकि उनका कोई विषय बाकी नहीं रहा है। अब अभी थोड़ी सी चर्चा सदन में कुछ सवालों पर हो रही है। हाँ। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष निकलेंगे और कल दोबारा सदन में जो आज बजट पेश किया गया है, इस पर चर्चा और इस बजट पर विभागवार व्याख्या राज्य सरकार के मंत्री सदन में देंगे। ठीक है सुदीप, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र शुरू होने से पहले ही कानून व्यवस्था और भर्ती घोटालों को लेकर कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़, भुवन कापड़ी, राजेंद्र भंडारी, मदन सिंह बिष्ट विधानसभा में धरने पर बैठ गए और सभी कांग्रेसी विधायक विधानसभा की सीढ़ियों में बैठकर विरोध जताते हुए दिखे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेसी विधायकों ने कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया और विधानसभा की एंट्रेंस की सीढ़ियों पर ही बैठकर बैनर हाथ में लेकर के प्रदर्शन किया। विधानसभा के सत्र के पहले दिन प्रदेश में धर्मांतरण कानून को लेकर संशोधन किया गया है। धर्मांतरण कानून को और भी सशक्त बनाने के लिए इसकी सजा को 2 से लेकर 7 साल तक निर्धारित कर दिया गया। चूंकि उत्तराखंड चीन और नेपाल से सटा हुआ राज्य है, जिसके चलते प्रदेश में धर्मांतरण किए जाने के आसार बने रहते हैं, जिसके चलते ये कानून और भी सशक्त बनाया गया है। और सशक्त बनाया गया है और उसमें जो है और भी उसमें सज़ा रखी है। तो हमने 2 साल से 7 साल रखी है और उत्तर प्रदेश से और ज़्यादा सख्त कानून बनाया है ताकि हमारे यहाँ धर्मांतरण ना हो। हमारा बड़ा सेंसिटिव एरिया है और आपने देखा होगा कि नेपाल से और चीन से हमारी जब बॉर्डर लाइन लगी हुई है तो यहाँ पर अगर धर्मांतरण होता है तो बहुत सेंसिटिव होता है। और आपको पता है यहाँ थारू, बोक्सा और काफ़ी लोग जो हैं धर्मांतरण की तरफ लगे रहते हैं। और पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपने कार्यकाल में उत्तराखंड में बहुत शानदार काम किया और कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को शुरू किया, जिस कारण से बहुत तेज रफ्तार से उत्तराखंड का विकास हो रहा है। तमाम क्षेत्रों में उत्तराखंड राज्य प्रगति कर रहा है। खुशी की बात यह है कि सदन की कार्यवाही व्यवस्थित और सुगम तरीके से चली है। बहुत व्यवस्थित और सुचारू रूप से चल रही है। आज प्रश्नकाल बहुत सुचारू और प्रभावी रूप से चला। लोक कल्याण के तमाम सारे विषयों पर जो माननीय सदस्यों के प्रश्न थे, उस पे पूरी तैयारी के साथ सरकार की तरफ से उसके उत्तर मिले और पूरा के पूरा प्रश्नकाल व्यवस्थित रूप से संचालित। और प्रश्नकाल के दौरान हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया, जिस पर पीठ ने विधायक को आश्वासन दिया है कि विधायक का आरोप था कि हल्द्वानी में बड़ी कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसकी 12 बैठकें हो चुकी हैं और 2 बार डीपीआर भी तैयार किया जा चुका है। करीब
800 करोड़ की ये योजना में एक भी बार स्थानीय विधायक को बैठक में नहीं बुलाया गया, जिसको लेकर उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान विशेषाधिकार हनन का प्रश्न रखा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में तारांकित प्रश्न में जवाब मांगा जाएगा। मेरे लिए भी और आदेश चौहान जी का जो मसला है वो और भी गंभीर है। उनको उधम सिंह नगर जिले की पुलिस फोर्स से और वहाँ से बड़ी परेशानी हो रही, तो उन्होंने भी जो उल्लेख करा तो उसमें मैं पीठ से आश्वासन नहीं मिला और संसदीय कार्य मंत्री जी से भी आश्वासन मिला है कि भविष्य में देखिए कोई भी बैठक अगर होती है विधानसभा में, कहीं पे अध्यक्षता हमेशा विधायक की रहती है। ये पुराना नियम है, पुरानी प्रोटोकॉल है, तो पीठ से लगातार निर्देश आते हैं इस बारी। लेकिन माननीय अध्यक्षा जी का मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने अवश्य कहा है कि निर्देश भी मिले और निर्देश के बाद फॉलो अप भी हो, ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो। अब बैठक में आमंत्रित करेंगे तो रहेंगे। कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा का कहना है कि वो राज्य में कथित रूप से महिला आंदोलनकारी होकर लोगों को गुमराह कर रही हैं और कुछ नेताओं के द्वारा संरक्षण पाकर झूठे आरोप लगाकर नेतागिरी कर रही हैं। गैंग का खुलासा करने वाले हैं और इसके लिए वो जल्द सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। उमेश शर्मा के मुताबिक सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए लोग प्रदेश में पहाड़ मैदान की राजनीति कर रहे हैं और झूठे इल्जाम लगाकर चरित्र हनन कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा मेडिकल स्कैम, जिसको सीबीआई ने लंबे अरसे तक फॉलो करने के बाद, सर्विलांस करने के बाद, फोन रिकॉर्ड्स के बाद, दस्तावेजों के साथ इनके घर से पैसे के साथ बरामदगी करके गिरफ्तार किया। और आज ये राज्य आंदोलनकारी सीबीआई से चार्जशीटेड हैं। देश के सबसे बड़े मेडिकल स्कैम में चार्जशीटेड हैं। करप्शन केस में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज पर चलेगा मुकदमा, सीबीआई को मिली मंजूरी। ये केस भी यही है। सीबीआई लगातार जांच कर रही थी कि उत्तराखंड में कौन नेता इन्हें संरक्षण देते हैं, इनके संबंध उत्तराखंड के किन नेताओं से हैं। कुछ दिन पहले हरीश रावत जी ने इनको दीनहीन बताकर और एक वीडियो डाला कि एक महिला अपने अधिकारी के लिए संघर्ष करते हुए। इन्होंने हरीश रावत जी के लिए प्रचार प्रसार किया इनके चुनाव में। मैं ये जानना चाहता हूं हरीश रावत जी, अगर आप में जरा सी भी नैतिकता है तो इस बात का जवाब दीजिए कि आपके इस महिला के साथ क्या संबंध हैं। जबरेड़ा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे। वीरेंद्र जाती का कहना है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने में फेल साबित हो रही है। सरकार डॉक्टर्स की कमी को दूर नहीं कर पा रही है और इसलिए प्रतीकात्मक रूप से साइकिल देकर वो विधानसभा में पहुंचे हैं। जिसके चिकित्सीय व्यवस्थाएं जो है वो बड़ी दयनीय अवस्था में पहुंच गई हैं। लगभग ठप के बराबर व्यवस्था हो गई है। अगर मैं जनपद हरिद्वार की बात करूं तो जनपद हरिद्वार में आज के समय में 131 डॉक्टर्स की कमी है, जिसके चलते मैंने माननीय मंत्री जी को भी, सरकार को पहले भी अवगत कराया है कि भाई गरीब लोगों के चिकित्सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। कि यहाँ की जो व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था है, वो ऊपर वाले के भरोसे हैं। तो इस अपने आप को खुद स्वस्थ रखने के लिए, फिट रखने के लिए आप भी साइकिलिंग का इस्तेमाल करें या फिर अपनी सेहत का आप खुद ध्यान रखें। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मंगलवार को तराई के संस्थापक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित रामसुमेर शुक्ल की 107वीं जयंती में राजकीय मेडिकल कॉलेज में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। गवर्नर ने कहा, देश सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से देश में कार्य योजनाएं बन रही हैं, ऐसे में भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। संकल्प के साथ देश व समाज हित को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा। हमें अपनी धरोहर को नहीं भूलना चाहिए। पूर्वजों ने तराई में जंगल को काटकर उपजाऊ भूमि बनाया है। मेहनत में कोई कमी नहीं की है। उधम सिंह नगर के पूरे परिवार से मिलना हुआ और वो भी उस शुभ दिन पर। कल आपको मालूम है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी पूजनीय रामसुमेर शुक्ला जी का जन्मदिन था। उनसे हमको सबसे बड़ी प्रेरणा ये मिलती है कि अपने राष्ट्र के लिए हम क्या करें। वो उस वक्त यहाँ पर संस्थापक बने थे जब यहाँ पर जंगल थे, यहाँ पर कुछ नहीं था।
उनको जो जिम्मेवारी मिली थी वो यहाँ पर कॉलोनाइजेशन की और उन जंगलों को खेतों में परिवर्तन करने की। आज का जो उधम सिंह नगर है, आज का जो रुद्रपुर है, तो अंदर से आत्मा से दिल करता है कि उनका शुक्रगुजार करें कि उनकी प्लानिंग, उनकी तजवीज़ कितनी अच्छी थी। वाहनों की फिटनेस अनिवार्य करने वाले और 10 साल पुराने डीजल चलित ऑटो विक्रम को बाहर करने के विरोध में मंगलवार को देहरादून में विक्रम ऑटो और सिटी बसों ने चक्का जाम का ऐलान किया। इसके साथ ही विधानसभा कूच करने का भी ऐलान किया। आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर शुरू कर दिए हैं और वाहनों की फिटनेस अनिवार्य कर दी है, जिसका ऑटो, सिटी बस और विक्रम संचालक विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में आरटीए की बैठक हुई थी, जिसमें 2023 तक 10 साल पुराने डीजल से चलने वाले ऑटो और विक्रम को बाहर करने का निर्णय लिया गया है, जिसका भी भारी विरोध देखा जा रहा है। वाहन स्वामियों का कहना है कि अगर हमारी गाड़ी बाहर की जाती है तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। उत्तराखंड में स्थापित ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के विरोध और 10 साल पुराने वाहनों को सड़क से बाहर करने के सरकार के निर्णय के बाद मंगलवार को पूरे उत्तराखंड में चक्का जाम का असर देखने को मिला है। हरिद्वार पहुंचे यात्रियों का कहना है कि काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ना ही सड़कों पर कोई वाहन घूम रहे हैं, हमें आवागमन के लिए काफी परेशानी हो रही है। ऑटो ना चलने से आज बहुत परेशानी हो रही है और जितने भी यात्री आज सब पैदल चलने को मजबूर हो रहे हैं और सब सड़कों में सामान उठाए खुद ही चल रहे हैं। हम लोग अभी ऋषिकेश से आए हैं। आज ऋषिकेश में भी रिक्शा की, ऑटो की स्ट्राइक चल रही है। वहाँ पर भी हम लोग 5-6 किलोमीटर पैदल चलकर आए। थोड़ी बहुत परेशानी तो हो रही है, सबको हो रही है, तो जल्द से जल्द स्ट्राइक खत्म होनी चाहिए, बस यही कहना है। ऑटो ना चल मसूरी में सभी टैक्सी और जीप के पहिए जाम हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी टैक्सी और जीप एसोसिएशन के कार्यालय में ताले लगे हुए हैं। उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार का कहना है कि संघ लगातार प्रदेश में लागू कंप्यूटर फिटनेस टेस्ट का विरोध कर रहा है। इसको लेकर संघ ने परिवहन मंत्री, सचिव और आयुक्त से मुलाकात भी की है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारी सरकार से मांग है कि जो ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर खुला है, इसका विरोध कर रहे हैं हम लोग। और इसके चक्कर में आज हमने पूरा उत्तराखंड में टैक्सी मैक्सी सारी गाड़ियों का आज हमने चक्का जाम करवाया है। बस लोग बड़े पीड़ित हैं। लोग खुद मेरे को जो है पिथौरागढ़ से, अल्मोड़ा से, चक्रौता से, उत्तरकाशी से, पौड़ी, टिहरी, सब जगह से, सब यूनियनों के अध्यक्ष लोगों के फ़ोन आए हैं। हरिद्वार से, रुड़की से, बंगलौर से, पूरा आज चक्का जाम है। देहरादून बन्नो स्कूल रेस कोर्स से विधानसभा कूच करेंगे। हमारी सरकार से मांग है। कोटाबाग की चक पतलिया में कालाढूंगी प्रशासन ने चौपाल का आयोजन किया, जिसमें कालाढूंगी उप जिलाधिकारी रेखा कोहली और तहसीलदार प्रियंका रानी ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। चौपाल में अधिकारी अधिक और फरियादी कम दिखाई दिए। ग्रामीणों ने आवास योजना, सड़क डामरीकरण, सिंचाई, नहरों की समस्या, हाई स्कूल सियात में बाउंड्री जैसी समस्याओं से एसडीएम को अवगत कराया। जो है हमारे यहाँ पेयजल की, सिंचाई गूल की बड़ी व्यवस्था ख़राब है। जहाँ पर हम खड़े हैं यहीं के पास से गूल जाती है पक्की नहर, और उसमें झाड़ी झंकारा पत्थर इतने गिरे हैं, पानी रुक रुक के आता है और नहर टूटने का खतरा अलग है। दूसरी समस्या ये है कि नवोदय विद्यालयों ने वो जगह घेर के रखी है, जबकि हम गाँव वाले जाते हैं तो जाएँ कहाँ से, ताकि हम नहर की, अपने यहाँ की गूल की देख रेख अच्छे ढंग से कर सकें। जो है हमारे यहाँ पेयजल की सिंचाई 3 या 4 शिकायतें आई हैं। लगभग हमारे सारे अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे और अधिक शिकायतें यहाँ पे नहीं आई हैं। जो भी उनका समाधान उनका कर दिया गया है मौके पर ही। 3 या 4 शिकायतें आई हैं। लगभग हमारे सारे अधिकारी। गौला नदी में 1 अक्टूबर से खनन का कार्य शुरू हो जाता था, लेकिन इस बार 2 महीने बीत जाने के बाद भी नदी से खनन का कार्य शुरू नहीं हुआ, जिसका मुख्य कारण बीते दिनों आई भारी बारिश और बाढ़ है। आपको बता दें कि गौला नदी से खनन कार्य में करीब 8000 से अधिक वाहन पंजीकृत हैं जो खनन कार्य करते हैं। इसके अलावा बिहार,
झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के भारी संख्या में मजदूर यहां आकर खनन कार्य कर अपनी आजीविका चलाते हैं, जबकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे में खनन में हो रही देरी के चलते लोगों में मायूसी है। 2-3 साल से गोला का बिजनेस बहुत घट गया है। उसकी वजह है कि जो यहाँ का माल है उत्तराखंड का, केसरों का माल यूपी जाना बंद हो गया है, क्योंकि बाजपुर और जगह सितारगंज से यहाँ पट्टों का माल केसर वालों को सस्ता मिलता है और वो सस्ता बेचते हैं। कई जगह रॉयल्टी का हेर फेर होता है। हमारे यहाँ जो स्टोन केसरों की रॉयल्टी 31 रुपए है और बहुत से टैक्स है। उसके बाद गाड़ी का भाड़ा ढलान तो 65 रुपए हम लोग माल पड़ता है और 70 और 72, 73, 76 तक माल बिकता है। मसूरी देहरादून मार्ग पर लोगों द्वारा सड़क किनारे किए गए अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा चिन्हीकरण कर सभी अवैध निर्माण और अतिक्रमण को 1 सप्ताह के भीतर हटाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा सभी को नोटिस देकर स्वयं चिन्हित अतिक्रमण और अवैध कब्जे को हटाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर के मसूरी देहरादून मार्ग पर सड़क किनारों के दुकानदारों द्वारा मंगलवार को अपनी दुकानों को बंद कर जिला प्रशासन और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के खिलाफ गुस्सा व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से भी जिला प्रशासन और एसडीडीए द्वारा की गई कार्रवाई को रोकने के आग्रह किए गए थे, जिस पर उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था, परंतु उसके बाद भी लगातार जिला प्रशासन और एमडीडीए द्वारा दुकानदारों को नोटिस भेजकर उनका मानसिक उत्पीड़न कर रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सड़क के दोनों तरफ जो दुकानें हैं, जो कि आज की नहीं है, बहुत पुरानी है और निजी भूमि पे है, और नीति इसमें कोई बनाएगी नहीं है सरकार की द्वारा। जो कॉमर्शियल एक्टिविटी जो होनी है, कॉमर्शियल का जो नक्शा पास होना है, वो हमारा होता नहीं है। आप सब लोगों को मालूम है, मसूरी जोन 2 में है। आवश्यक नक्शे पास हो रहे हैं, लेकिन कॉमर्शियल नहीं हो रहे हैं, और हम कॉमर्शियल में नक्शा पास करने को तैयार हैं। जो भी हमारी कमी है उसको हम दुरुस्त करने को तैयार हैं, लेकिन उसका कोई जियो, कोई नीति तो बने सरकार द्वारा। सड़क के दोनों जो गलत तरीके से बनाई गई हैं या इंक्रोच की गई हैं, उनको सभी को नोटिस दे दिया गया है और सभी को बता दिया गया है कि समय रहते ही अपने लेवल पे ही उसको या तो हटा लें या डिमोलिश कर लें। अदरवाइज हमारी टीम जो है, 2 टीम्स बनाई गई हैं, एक उठाल गेट से ऊपर, एक उठाल गेट से नीचे, वो फिर कार्रवाई करें। जो एमडीडीए वालों ने हम गांव वालों को, जो मसूरी के आसपास के जो है ना 13 गांव हैं, उसको एमडीडीए में निहित किया हुआ है, और मसूरी का जो मास्टर प्लान है वो तब तक नहीं बनेगा जब तक नोटिफाइड स्टेटें साफ क्लियर नहीं हो पाएंगी, और उसको बनने में मुझे तो लगता है करीब मेरे ख्याल से 20-25 साल और लगेंगे अभी, क्योंकि 95 से एमडीडीए ने यहाँ पे पूर्ण रूप से गाँव में बंद किया हुआ है। कोई भी आप जो है ना रेजिडेंशियल और जो है ना कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होने देते हैं आप। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।